हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनी मार्केट का सेकंड यूनिट कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। कंसेप्चुअल वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम इस पूरे चैप्टर के थियोरेटिकल एस्पेक्ट को एक बार देख लेंगे, यानी हमारे नोट्स के साथ, हमारी बुक के साथ एक बार हम प्रॉपरली इस चैप्टर का रिविजन कर लेंगे। मनी मार्केट का सेकंड यूनिट द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। देखिए, हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में मनी की अवेलेबिलिटी उतनी ही होनी चाहिए जितने मनी की डिमांड हो, यानी प्राइस लेवल जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रह जाए, उतना ही मनी अवेलेबल होना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि मनी सप्लाई जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रहे। मनी सप्लाई डिनोट्स टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू द पीपल इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं सबके पास मिलाकर ओवरऑल कितना मनी अवेलेबल है। द क्वांटिटी ऑफ मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज ए मेजरेबल कंसेप्ट, एक मेजरेबल कंसेप्ट है। और पॉइंट ऑफ टाइम पर है तो स्टॉक वेरिएबल होगा, जो फ्लो होता है वो टाइम पीरियड में होता है, और जो पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है उसे हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। एक तो स्टॉक वेरिएबल है, दूसरा जो चेंज इन मनी सप्लाई है, स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई जो चेंज होता है, ये यहाँ लिखा हुआ चेंज इन मनी स्टॉक है, ये फ्लो होगा। यानी ईयर स्टार्टिंग में क्या था, ईयर एंड में क्या हुआ, या किसी क्वार्टर में हम बात करें तो क्वार्टर स्टार्टिंग में 1 जनवरी को क्या था, 30 अप्रैल 31 मार्च जो हमारा क्वार्टर एंड है उस दिन क्या हुआ। तो ठीक है, अलग अलग टेन्योर के अंदर गैप में जब हम देखेंगे तो वो इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा, चेंज इन मनी सप्लाई जो होगा वो एक फ्लो कंसेप्ट होगा, लेकिन मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इज स्टॉक कंसेप्ट। दूसरा, जब हम स्टॉक ऑफ मनी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम सिर्फ पब्लिक के पास जो करेंसी उसकी बात करते हैं। पब्लिक का मतलब होता है मनी सप्लायर को छोड़कर बाकी सब। मनी सप्लायर मतलब बैंकिंग सिस्टम एंड गवर्नमेंट, दो को छोड़ दो, दो मनी सप्लायर है टेक्निकली, बैंकिंग सिस्टम एंड गवर्नमेंट, इन दो को छोड़ दो, बाकी सब पब्लिक में आ जाएगा। पब्लिक में क्या क्या इंक्लूड होता है? हाउस होल्ड, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर ऑफ मनी, यानी गवर्नमेंट इन द बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट का मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज जितनी भी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह जो होते हैं वो सब इसमें काउंट हो जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल कमर्शियल बैंक्स, हर वो बैंक जो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, पब्लिक को लोन देता है, यानी करंट और सेविंग अकाउंट्स जहां ऑपरेट होते हैं, जहां इन अकाउंट के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है, नहीं वही कमर्शियल बैंक हो गया टेक्निकली। द वर्ड पब्लिक इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल लोकल अथॉरिटीज। लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है तो लोकल बॉडीज काउंट नहीं होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह नहीं, कोई अथॉरिटीज है, डिपार्टमेंट्स वगैरह जो गवर्नमेंट के होते हैं वो काउंट होंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो काउंट होंगे। नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है यानी गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह जो है वो सब काउंट होगी। फॉरेन की सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के पास, फॉरेन आउट ऑफ इंडिया, जैसे मान लो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास या वहाँ की सेंट्रल बैंक या नेपाल की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के पास इंडियन मनी पड़ा है तो उसे मानेंगे मनी विद पब्लिक, वो पब्लिक में काउंट होगा। IMF के पास है तो वो भी पब्लिक में ही काउंट होगा, वो भी पब्लिक माना जाएगा। सिर्फ जो प्रोड्यूसर है मनी के, इंडिया में प्रोड्यूसर कौन कौन होंगे? एक तो ऑब्वियसली RBI, दूसरा कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन करता है कमर्शियल बैंक, हमने पढ़ा, और तीसरा गवर्नमेंट, सारे कॉइन्स और 1 रुपये के नोट इशू करने का अधिकार रखता है। रैशनल्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजरिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मेजरमेंट हम क्यों कर रहे हैं? 2 कारण। एक तो इससे पता पड़ता है कि भैया मॉनेटरी डेवलपमेंट कितना हुआ है, मतलब मनी ग्रोथ कितना हुआ है, पहले मनी सप्लाई कितना था, अब कितना और क्यों हुआ है। ये जो मॉनेटरी डेवलपमेंट हुए हैं या मनी में जो ग्रोथ हुआ है, इसके पीछे रीजंस क्या, इनका हम प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, डीपली उनको समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। It is essential from a monetary policy perspective as it provides a framework to evaluate। ये कह रहे हैं कि ये एसेंशियल है एक मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, यानी अगर गवर्नमेंट को, RBI को मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है तो उससे पहले पता तो होना चाहिए कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी मनी सप्लाई ज़्यादा है कि कम है, उस अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनेगा ना। अगर पहले मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मनी सप्लाई को घटाने पे पॉलिसी बनाएंगे, और अगर पहले मनी सप्लाई कम है तो बढ़ाने पे पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है। The central bank all over the world adopt monetary policy to stabilize the price level। प्राइस लेवल को मेंटेन करने के लिए हर देश में सेंट्रल बैंक जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है। मनी सप्लाई को रिड्यूस और इंक्रीज करने के लिए जो हथियार होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, वो अपने नेक्स्ट यूनिट में आएगा वैसे। और GDP ग्रोथ को भी कंट्रोल उससे ही किया जाता है। और इसके लिए जो मॉनेटरी बेस है, जो मॉनेटरी बेस यानी
हाई पावर्ड मनी है, जैसे हम रिजर्व मनी बोलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आरबीआई कितने नोट छाप रही है। आरबीआई नोट छापती है, फिर कमर्शियल बैंक उसको मल्टीपल बढ़ाती है क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन टू अ लार्जर एक्सटेंट ऑन द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड द मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस कितना है और आरबीआई आगे मनी सप्लाई को कितना कंट्रोल कर सकती है, इस पर डिपेंड करता है। देखो, अगर प्राइवेट बैंकों के हाथों में ज़्यादा पावर है, आरबीआई का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पर आरबीआई के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ आरबीआई के पास पावर है, आरबीआई काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है, या क्रेडिट क्रिएशन कम है इकोनॉमी के अंदर, तो वहाँ कहीं ना कहीं आरबीआई का एक रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई के सोर्सेज कौन है? एक तो नाम दिया आपको सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सभी कंट्रीज का इश्यू ऑफ करेंसी करता है। सेंट्रल बैंक प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी हो गया। द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज फिएट मनी, फिएट मतलब जो लीगली ऑथोराइज्ड है, एंड इज बैक्ड बाय सपोर्टिंग रिजर्व्स एंड इज वैल्यूड इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। ये कह रहा भैया इसकी वैल्यू गवर्नमेंट गारंटी करती है कि हर नोट पे लिखा होता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बीयरर सम ऑफ ₹10। अगर 100 रुपये का नोट उस पर लिखा रहेगा, आई प्रॉमिस टू पे द बीयरर ए सम ऑफ ₹100, नीचे गवर्नर के साइन रहते हैं। गवर्नमेंट कह रही है भाई हम देंगे पैसे, कागज का टुकड़ा रख लो, इस टुकड़े के पीछे पैसा हमारे पास पड़ा है। यानी सपोर्टेड बाय रिजर्व्स होने चाहिए। टेक्निकली तो जितने नोट छापे उस वैल्यू का गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। भारत में 200 करोड़ का रिजर्व रख के आरबीआई चाहे जितने नोट छाप सकती है। द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज इन फैक्ट ए लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट, उनकी लायबिलिटी है। देयरफॉर इन प्रिंसिपल इट मस्ट बी बैक्ड बाय द इक्वल वैल्यू ऑफ असेट्स मेनली कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतना होना चाहिए जितने आपने नोट छापे हैं। इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है, एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है। इंडिया में भी यही सिस्टम है जिसमें 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व है, वेर इन द सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग ओनली अ सर्टेन मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। 200 करोड़ का रखना पड़ता है, जिसमें से मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, बाकी के फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसीज वगैरह का रिजर्व हो सकता है। उसके बाद दूसरा नाम आता है मनी सप्लायर में कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है। टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। बैंक क्रिएट्स मनी इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिक से लोन लेकर, पब्लिक को लोन देकर ये क्रेडिट क्रिएशन करती है। यस, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में क्या लिखा आपको सबसे पहले कि जो मेजरमेंट है, द मेजर ऑफ मनी सप्लाई वेराई फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से मेजरमेंट किया जा सकता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग तरीके से हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इज एसेंशियल फ्रॉम ए मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव बिकॉज, ठीक है, ये हमको बताता है हमको कैसे क्या मॉनेटरी पॉलिसी बनानी, मतलब आरबीआई को। 1967-68 तक आरबीआई के पास एक ही तरीका था जो कि M1 था, जिसके बेसिस पर मेजरमेंट किया जाता था। 67-68 में ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई आया, एग्रीगेट मनी रिसोर्स AMR नाम से, वाज एडिशनली पब्लिश्ड बाय द आरबीआई। अप्रैल 77 में रिकमेंडेशन जो थी सेकंड वर्किंग ग्रुप आरबीआई की मनी सप्लाई के ऊपर जो था, सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई, उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ये 4 मेजरमेंट मनी सप्लाई के बन गए। ये आपको याद करने रटने पड़ेंगे साहब, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा इसने एक्सप्लेन किया कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर वो आते हैं जो करंट और सेविंग अकाउंट में होते हैं, इसको कासा बोलते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, फुल फॉर्म हो गया कासा का। रिजर्व मनी वो मनी होती है। अदर डिपॉजिट्स के अंदर आरबीआई के पास जो फॉरेन गवर्नमेंट के, फॉरेन बैंक के, इनके जो पैसे पड़े हैं आरबीआई के पास, उसको अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, द सेंट्रल एंड द स्टेट, इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट बाय क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अगर हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अकाउंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक के इनके हैं। मतलब किसी का भी डिमांड डिपॉजिट अगर आरबीआई के पास पड़ा है अदर देन कमर्शियल बैंक के अलावा किसी का भी डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास पड़ा है तो अदर डिपॉजिट में आएगा। कमर्शियल बैंक CRR वगैरह जो डिपॉजिट कराती है वो अदर डिपॉजिट में कंसिडर्ड नहीं होता। उसके बाद एक रिजर्व मनी का भी कंसेप्ट हमको समझना है। रिजर्व मनी का मतलब वो मनी जो करेंसी एक्चुअली आरबीआई ने इशू किया है। देखो वापस क्लियर कर ले, यहाँ हमने बोला करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पीपल मतलब पब्लिक। अगर बैंक के पास करेंसी पड़ा है तो वो यहाँ काउंट नहीं होगा, वो मनी नहीं है, क्लियर है। पर यहाँ हम करेंसी इन सर्कुलेशन बोलते हैं। इन सर्कुलेशन का मतलब इन हैंड भी काउंट होगा और अगर बैंक के पास है तो वो भी काउंट होगा, दोनों काउंट होंगे।
बैंक डिपॉजिट मतलब कुल मिलाकर जो आरबीआई ने इशू किया है, इसको समझने के लिए अपन एक बार ये चार्ट देख ले पूरा। ये चार्ट एक्चुअली क्या है, फोटोज में जाके देख लेते हैं, वहां तो टेढ़ा आएगा। यस, सबसे पहले ये आरबीआई, इस पर लिखने में समस्या होगी थोड़ी सी, चलिए ठीक है। ऊपर ऊपर आपको क्या दे रखा है, आरबीआई को मतलब आरबीआई से जो पैसा निकलता है वो 4 सोर्स में डाल रखा है। फर्स्ट लिखा हुआ है आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट को उधार देती है, आरबीआई कमर्शियल सेक्टर को उधार देती है, कमर्शियल सेक्टर में नाबार्ड वगैरह आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स को लोन वगैरह दे रही है, और फॉरेन एसेट्स यानी फॉरेन करेंसी परचेज कर रही है। और उसके बाद जो फर्स्ट है उसके नीचे 5th पॉइंट क्या लिखा है, इशू ऑफ 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, यानी आरबीआई ने जो करेंसी इशू की उसके अलावा गवर्नमेंट ने करेंसी और इशू कर दी। ये हो गया हमारा 5th। फिर ये सारा पैसा इकोनॉमी में आया। ये जो लाइट ब्लू कलर की लंबी सी स्ट्रिप बनी हुई है ना, लंबी सी स्ट्रिप जो लाइट ब्लू कलर की बनी हुई है, ये क्या है हमारा पूरा इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को हमने 2 पार्ट में बांटा, एक तरफ पब्लिक एक तरफ बैंक। पब्लिक के पास जो है उसमें से कुछ वापस आरबीआई के पास डिपॉजिट हो गया। भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पब्लिक में आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, ये सब किस में आते हैं, पब्लिक में आते हैं। तो इनका जो कुछ पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट, इसको हम अदर डिपॉजिट विद आरबीआई बोल रहे थे। और बैंक का भी कुछ पैसा देखो वापस 9 नंबर हमने एक अलग ब्लॉक बना दिया, 9 नंबर का ब्लॉक हमने अलग बना दिया, 8 में से डिवाइड करके उधर 9 निकाल दिया। फिर हमने बोला ये डिपॉजिट आरबीआई के पास है कमर्शियल बैंक का, वही सीआरआर और एसएलआर वगैरह। और 8 में से हमने कॉल आउट निकाला, क्रेडिट क्रिएशन के नाम का 10 नंबर दिया, यानी जो डिपॉजिट बैंक के पास पड़ा बैंक उसमें भी क्या करेगा, अब क्रेडिट क्रिएशन करेगा। अब करेंसी विद पब्लिक का मतलब क्या है, 6 जो करेंसी विद पब्लिक है, पब्लिक के हाथों में है, क्योंकि 7 तो आरबीआई के पास चला गया, उसे हम कहेंगे अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। फिर बोलता है करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या, 6 + 8 इन सर्कुलेशन मतलब इकोनॉमी में पड़ा है, या तो पब्लिक के पास या बैंक के पास। 7 और 9 को इन सर्कुलेशन कंसीडर नहीं किया, क्योंकि 7 और 9 दोनों आरबीआई के पास जा चुके हैं, वो इकोनॉमी में है ही नहीं। उसके बाद रिजर्व मनी का फॉर्मूला क्या दिया, एक तो फॉर्मूला दिया 1 + 2 + 3 + 4, मतलब जो आरबीआई ने मार्केट में इशू किया है, 1 गवर्नमेंट को लोन दिया, 2 कमर्शियल सेक्टर को लोन दिया, 3 बैंक को लोन दिया, 4 आरबीआई ने फॉरेन करेंसी परचेज करी, और उसमें 5 भी ऐड कर देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने करेंसी इशू करी है। इन 5 में से माइनस हो जाएगा जो फॉरेन करेंसी आरबीआई ने खरीदी है उसका मनी वैल्यूएशन जो चेंज हुआ है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि टेक्निकली ये एक तरीके से रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, आपने खरीदा 50 में था कोई डॉलर, आरबीआई ने 50 में डॉलर खरीदा, अब डॉलर 60 का हो गया, तो आरबीआई के बैलेंस शीट में वो 60 दिख रहा है, लेकिन खरीदा 50 था, यानी मनी जो सप्लाई हुआ था मार्केट में वो तो 50 ही हुआ था। अब असेट्स भले ही 60 की दिखे, उसमें से 10 रुपया हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मान लेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व मान लेंगे, माइनस कर देंगे। इसको हमने बोला आरबीआई, ये देखो मैं जूम करके एक बार आपको अगर यहाँ बता पाऊँ तो, ये देखिए आरबीआई नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी। नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी का मतलब वही है रिवॉल्यूशन रिजर्व जो हमने माइनस किया। हम चाहे तो रिजर्व मनी निकालने का एक फॉर्मूला और हो सकता है 6 + 7 + 8 + 9, यानी ये जो 5 सोर्सेस थे, 5 सोर्सेस मतलब आरबीआई के थ्रू 4 टुकड़ों से पैसा आया और एक गवर्नमेंट ने और नोट छापे। अल्टीमेटली इन 5 का पैसा आया कहाँ, इकोनॉमी में, इकोनॉमी के अंदर ही आया, या तो पब्लिक के पास है या बैंक के पास है, या तो पब्लिक के पास है या बैंक के पास है, या पब्लिक में से आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट गया, या बैंक में से सीआरआर वगैरह आरबीआई के पास डिपॉजिट गया। तो इस लाइट ब्लू स्ट्रिप को हम पूरा इकोनॉमी का अगर मान लें, जो मनी आया है अल्टीमेटली आरबीआई से एक बार इकोनॉमी में आया, फिर आरबीआई के पास डिपॉजिट होने चला गया, लेकिन वो है तो पब्लिक का, जब चाहे तो वापस विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और दे सकते हैं, 6 + 7 + 9 + 8 + 9, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। अब देखो हमने जो 2 फॉर्मूले देखे, ये जो 2 फॉर्मूले देखे, 2 में से जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, वो तो है कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने कितना मनी इकोनॉमी में भेजा, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है 6 + 7 + 8 + 9 वाला, वो बताता है कि कितना पैसा इकोनॉमी में आया। तो जितना भेजा उतना ही आया, दोनों में से किसी से भी कैलकुलेशन करो एक ही बात है। तो ये हमारे पास रिजर्व मनी के फॉर्मूले हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ रिजर्व मनी को बता देंगे कैसे काउंट करना है। अभी हमने फॉर्मूले देख लिए, अब ये NM1 NM2 आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं, कोई इलाज नहीं, वी हैव टू मग अप दीज फॉर्मूलाज। ये चार्ट हम अभी देख चुके हैं फोटोज में, यहाँ ये टेढ़ा आता, वर्टिकल आता, तो हम प्रॉपर्ली इसको समझ नहीं पाते। न्यू मनी सप्लाई वाला जो कंसेप्ट है उसमें रिजर्व मनी तो हमको ये समझा ही रखा है, इसको
मनी बेस, मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, ये एक्चुअली जो आरबीआई के हाथों से निकला इकोनॉमी में जाने के लिए। इसके अलावा लिक्विडिटी मेजरमेंट भी दिए गए, इसके अलावा लिक्विडिटी मेजरमेंट भी दिए गए न्यू मनी सप्लाई के अंदर। ये रहे L1, L2, L3, ये हमको याद करने पड़ेंगे। ये तो मेजरमेंट के फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक भी, और उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पीपल चेंज करते हैं, करेंसी होल्ड करते हैं, बैंक में जमा कराते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह, इनका भी इम्पैक्ट होता है। ये सारा इम्पैक्ट आता है क्रेडिट क्रिएशन का, और ये इम्पैक्ट सीधा जो वो मनी सप्लाई मार्केट में करता है, जिसे हम रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। चलिए, कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या है भाई? मनी मल्टीप्लायर ये है कि आरबीआई ने कितना मनी बेस भेजा था और कितना मनी सप्लाई हो गया। मनी बेस से मनी सप्लाई क्यों बढ़ता? बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। हमने देखा था, ये फॉर्मूला हमारे देखा हुआ है। छोटा m रिप्रेजेंट करता है मनी मल्टीप्लायर को, बड़ा m बोलता है मॉनेटरी बेस को। मल्टीप्लाई होगा तो टोटल मनी सप्लाई आ जाएगा। मनी मल्टीप्लायर अलग चीज़ है, क्रेडिट मल्टीप्लायर अलग चीज़ है। मनी मल्टीप्लायर ये फॉर्मूला, क्रेडिट मल्टीप्लायर बताता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट आया उसके मुकाबले उन्होंने क्रेडिट क्रिएशन कितना किया, वो है क्रेडिट मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर क्या है? जो आरबीआई ने मॉनेटरी बेस इशू किया उससे मनी सप्लाई कितना क्रिएट हुआ। मनी मल्टीप्लायर m जो है वो बताता है रेशियो कि भैया मॉनेटरी बेस कितना था और उससे मनी कितना हो गया। इट डिनोट्स बाय हाउ मच टाइम, मतलब कितने गुना बढ़ा है, सिंपल शब्दों में कितने गुना हमारा मॉनेटरी सप्लाई और मॉनेटरी बेस में चेंजेस आया है। इन अदर वर्ड्स, एज ए रूल एन इंक्रीज इन मॉनेटरी बेस दैट गोज इनटू करेंसी इज नॉट मल्टीप्लाइड। यानी अगर मॉनेटरी बेस करेंसी में ही मेंटेन रह जाता है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई कब होगा? जब वो बैंक में जाएगा और बैंक उससे क्रेडिट क्रिएशन करेगा। यानी अगर बैंक होती ही नहीं, क्रेडिट क्रिएशन होता ही नहीं, बैंक में डिपॉजिट लोन का कंसेप्ट होता ही नहीं, आरबीआई ने अगर 100 रुपये छापे होते तो 100 रुपये मनी सप्लाई होता, मॉनेटरी बेस और मनी सप्लाई बराबर होता। जो करेंसी बैंक में जाती है वही क्रेडिट क्रिएशन करती है। चलिए हम इसमें समझ लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले आरबीआई नोट इशू करती है हाई पावर्ड मनी, यानी करेंसी किसको? मान लो आप पब्लिक को, ठीक है। पब्लिक यानी हम लोग उसमें से कुछ पैसा डिमांड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट करवाते हैं कमर्शियल बैंक में, और कमर्शियल बैंक उस पर क्रेडिट मल्टीप्लायर करती है। अब समझना, ये इन्होंने जो भेजा और ये प्लस जो करेंसी में रह गया, यानी इन्होंने 100 रुपये भेजे, पब्लिक के पास 100 रुपये आए। मैं ये 100 रुपये अलग कलर से लिख दूँ, ज़्यादा उचित रहेगा, आपको समझने में इजी रहेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर यूज कर। इन्होंने 100 रुपया भेजा, पब्लिक के पास 100 रुपया आया। आउट ऑफ 100 थोड़ा डिमांड, थोड़ा टर्म डिपॉजिट करा के हमने बैंक में 60 रुपया डिपॉजिट कराया। अब 40 तो करेंसी है, जो मनी तो है ही ना, जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है वो तो मनी है ही, तो 40 तो मनी है ही, और 60 जो बैंक में जाएगा उस पर क्रेडिट क्रिएशन होकर मान लो बैंक ने उसका कर दिया 360 कर दिया 60 का, तो 360 प्लस 40 टोटल इकोनॉमी मनी कितना हो जाएगा? 400। भेजा कितना था? 100। आरबीआई ने भेजा कितना था? 100। हो कितना गया? 400। तो मनी मल्टीप्लायर इज 4 टाइम्स हियर। मनी मल्टीप्लायर इज 4 टाइम्स, जबकि क्रेडिट मल्टीप्लायर अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे 60 का 360 कर दिया, 360 अपॉन 60, इट इज 6 टाइम्स। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। चलिए, मॉनेटरी बेस जो हाथों में रह जाता है उस पर तो क्रेडिट क्रिएशन होगा ही नहीं। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई, ये अप्रोच वापस जो अभी हमने डिस्कस किया, ये 3 स्टेप पर बात करती है। 3 फैक्टर यहाँ पे इसने बोला, हम देखते हैं 3 फैक्टर कौन कौन से हैं। ये नाम याद कर लेना भाई साहब, एग्ज़ाम में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्टली पूछ भी ले, ना पूछे तो आपको याद तो करना ही है। यस, देखो 3 कौन है? सबसे पहले आरबीआई कितना हाई पावर्ड मनी इशू कर रहा है, दूसरा कमर्शियल बैंक अपने पास कितना डिपॉजिट रखता है और कितना आगे लोन देता है, और तीसरा इसमें है पब्लिक कितना करेंसी हेल्ड करती है और कितना वो आगे बैंक में डिपॉजिट कराती है। तो हमको 3 चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। सबसे पहले आरबीआई वाला देख लेते हैं। यस,
द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक विच कंसिस्ट ऑफ इश्यू ऑफ करेंसी इज रिफ्लेक्टेड इन द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी। नॉमिनल मनी हमेशा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उस कागज के टुकड़े की एक्चुअली कोई वैल्यू होती नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। मनी स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय द मनी मल्टीप्लायर एंड द मॉनेटरी बेस। दो चीजों से। तो मॉनेटरी बेस कहां से आता है? आरबीआई से। मॉनेटरी बेस तो कहां से आता है? आरबीआई से। इवन मनी मल्टीप्लायर के लिए कमर्शियल बैंक के ऊपर काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई लगाती है, उससे भी इंपैक्ट डालती है आरबीआई, लेकिन मॉनेटरी बेस तो प्योरली आरबीआई ही इशू करती है। फिर हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक की। देखो इसमें स्टेप तो ऐसे होना चाहिए था कि हम कुछ ज्यादा पीछे आ गए। 3 स्टेप में पहला आरबीआई का नाम आया, दूसरा पब्लिक का नाम आना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने कमर्शियल बैंक का ले लिया। हम एक बार पहले पब्लिक का समझ लेते हैं। भाई पब्लिक के पास जो करेंसी है उसमें से वो कितना डिपॉजिट करा रहे हैं, कितना करेंसी रख रहे हैं, तो उनका करेंसी और डिपॉजिट का रेशियो क्या है, उसका इंपैक्ट आएगा। बैंकिंग सिस्टम पे उन्हें ट्रस्ट ज़्यादा होगा, बैंकिंग इनोवेशन ज़्यादा होंगे, इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा होगा तो वो ज़्यादा डिपॉजिट कराएंगे, कम मिल रहा होगा तो कम डिपॉजिट करवाएंगे। लेकिन करेंसी और डिपॉजिट का रेशियो क्या है? 100 रुपये आए थे, जैसे 60 रुपये डिपॉजिट करवा दिए, 40 रुपये करेंसी रखा। अगर 80 रुपये डिपॉजिट कराते, 20 रुपये करेंसी रखते तो यहाँ क्रेडिट क्रिएशन और ज़्यादा हो पाता। या अगर 10 रुपये डिपॉजिट कराते, 90 रुपये करेंसी रखते तो यहाँ क्रेडिट क्रिएशन बहुत कम हो पाता, उसका इंपैक्ट आएगा। फिर बैंक के पास जो पैसा आया, बैंक उसमें से कितना लोन देना पसंद करता है, कितना क्रेडिट क्रिएशन कर पाता है। अब समझो कमर्शियल बैंक के पास जब डिपॉजिट आया, मान लो किसी बंदे ने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराया, तो उसका कुछ फिक्स परसेंटेज रखता है। मान लो आरबीआई के जो सीआरआर, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, 2 रेशियोज होते हैं, इनको हम और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, हालांकि कंसेप्ट वीडियो में हमने पढ़ रखा है। 20% आता है दोनों को मिलाकर, मान लो अप्रॉक्स। तो 10,000 अगर किसी मिस्टर ए ने डिपॉजिट कराया है तो 20% तो रखना ही रखना है, ये तो कंपलसरी रिजर्व हो गया। लेकिन कभी कभी बैंक 20 नहीं 25 या 30% रिजर्व रखती है। हमने पूछा भैया आप इतना रिजर्व क्यों रखती हो, तो ये बोलते हैं मजे आते हैं। मैंने कहा मजे आते हैं मतलब? बोले हमको लग रहा है कि मार्केट की सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, पैसा डूबने के चांसेस है, मंदी का समय, मंदी का दौर है, तो हम बहुत देख परख के पैसा देते हैं। जो बिल्कुल कंफर्म लगता है कि सॉलिड पार्टी है, बिल्कुल ये बहुत सारा मॉर्गेज कर रहा है, बहुत सारा हमारे यहाँ गिरवी रख के जा रहा है, तो उसको हम लोन देते हैं, बाकी देते नहीं। हम बाकी लोन देना पसंद नहीं करते, हमको मजा नहीं आता बाकी लोन देने में, इसलिए हम ज्यादा रिजर्व रख रहे हैं। ये जो गैप है 5% या 10% का, इसको हम बोल रहे हैं एक्सेस रिजर्व। मतलब नॉर्म्स जो है वो तो 20% के लिए है, लेकिन रख 30% रहा तो 10% ये क्या? एक्सेस रिजर्व। जितना एक्सेस रिजर्व कमर्शियल बैंक मेंटेन करेगा उतना क्रेडिट क्रिएशन कंपैरेटिवली कम होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर समझा रखी है। ये कमर्शियल बैंक का आपको एक्सेस रिजर्व अपॉन ये रहा डिपॉजिट, जितना डिपॉजिट है उसके मुकाबले एक्सेस रिजर्व कितना है। ठीक है, मतलब आगे लोन दे रहे हो या कितना, नॉर्मल रिजर्व तो मेंटेन करोगे, 20 तो करना है, 30 करो तो 10% एक्सेस रिजर्व है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक इज रिफ्लेक्टेड इन द रेशियो ऑफ द डिपॉजिट नॉन एज रिजर्व। इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो फॉल्स, एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो ठीक है। जनरली रिजर्व रेशियो केप्ट बाय द बैंक इज हायर देन द स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड उससे ज्यादा होता है, ज्यादा कैश अपने पास मेंटेन करता है। द एडिशनल यूनिट ऑफ हाई पावर्ड मनी दैट गोज इनटू एक्सेस रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक डू नॉट लीड टू एनी एडिशनल लोन्स। उससे कोई एडिशनल लोन नहीं दिए जाते तो उससे क्रेडिट क्रिएशन नहीं होता है। एंड देयरफॉर दीज एक्सेस रिजर्व डू नॉट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मनी, हेंस नो इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई। इसका मनी सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं आता। व्हेन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व राइजेस, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व कब राइज होगा? जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। लोन आप बहुत महंगा दे सकते हो, पहले लोन देने की बैंक की रेट थी मान लो 9%, अब लोन देने की बैंक की रेट होगी मान लो 12%। यानी पहले हाथों में रखते थे तो 9% का नुकसान था, अब हाथों में रखोगे तो 12% का नुकसान है। क्लियर करना, जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा उतना ही कमर्शियल बैंक अपने हाथों में कैश रखना प्रीफर कम करेगी, लोन देना ज्यादा करेगी। भले मार्केट में रिस्क थोड़ी ज्यादा है, अच्छा गेन हो रहा है ना, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो थोड़ा रिस्क और उठा लेंगे, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ बैंक टू होल्ड एक्सेस रिजर्व इज इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कमा सकते थे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसकी बेसिस पे आपको बता रखा है। यह एक चीज और समझा रखी है कि एक्सेस रिजर्व एक ऐसा कंसेप्ट है जो आरबीआई के हथियार को कमजोर कर देता है। मान लो इकोनॉमी के अंदर थोड़ा रिसेशन आ रहा है, आरबीआई चाहती है मनी सप्लाई बढ़े, यहाँ लिख रखा है सारी चीजें, आरबीआई चाहती है मनी सप्लाई बढ़े, तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई रिजर्व्स कम कर देती है, बोलती है आपको 20 नहीं आपको 15% रिजर्व ही रखना है। लेकिन कमर्शियल बैंक को लगता है कि मंदी का दौर है,
पैसा डूब जाएगा लोन देंगे तो वो जब 20 बोल रखा था तो भी 30 रख रही थी, और आरबीआई ने बोला 15 रखो तो भी वो 30 ही रख रही है, वो 30% ही रख रही है। यानी जब वो हायर साइड पर रिजर्व रख रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो ऑटोमेटिकली काफ़ी कम होगा, आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट नहीं आएगा। डिपॉजिट कितना करा है, डिपॉजिट में भी कितना डिमांड डिपॉजिट करा है, कितना टर्म डिपॉजिट करा है, सबका इम्पैक्ट उस पर हमको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या इंपैक्ट होता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, पैसे नहीं होती, तो गवर्नमेंट एक बार के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेती है, ओवरड्राफ्ट लेती है एक तरीके से, उसको वीज एंड मीन्स एडवांस बोलते हैं या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर बैंक ने लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है, तो हुआ क्या, जैसे ये हमारा आरबीआई है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, और ये मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें गवर्नमेंट का अकाउंट है। अब गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना है या कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, इसको पेमेंट करना, पैसा नहीं, इसको बोला भैया तू लोन दे, इसने लोन दिया और लोन तो बैंक में गया, अल्टीमेटली अकाउंट्स तो बैंक में है, तो बैंक के अंदर डिपॉजिट बढ़ेगा, और डिपॉजिट बढ़ेगा तो बैंक उसे वापस क्या करेगी, क्रेडिट क्रिएशन करेगी। सारी चीज़ आपको यहाँ समझा रखी है। उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस यहाँ समझा रखा है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपने बैंक में 1000 डिपॉजिट कराया, बैंक को पास एक्सपीरियंस के बेसिस पर पता है कि हर बंदा एक साथ पैसे मांगने नहीं आएगा, तो बैंक अपने पास थोड़ा रिजर्व रखती है, बाकी पैसा आगे लोन दे देती है। लोन्स आर नेवर ऑफर्ड इन कैश, ऑलवेज क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट, यानी बैंक की जेब से 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। ये प्रोसेस आगे से आगे चलता रहेगा। फॉर्मूला है क्रेडिट का 1/, कितना बैंक अपने पास कैश रिजर्व मेंटेन करती है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो क्या है। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिलहाल तो थैंक यू, बाय बाय।